बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज नाज़रीन हम बात करेंगे इमरान ख़ान के मुमकिना मिलिट्री हिरासत में या मिलिट्री ट्रायल के हवाले से कि क्या मुमकिन है कि इमरान ख़ान को मिलिट्री हिरासत में दे दिया जाए, क्योंकि मुख्तलिफ जो लोग हैं वो तजिया कार हों या सहाफ़ी हों या कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं या करते रहे हैं कि ये मिलिट्री हिरासत में दिया जा सकता है इमरान ख़ान साहब को। लेकिन दूसरी जानिब वज़ारत दिफ़ा क्या कहती है वो आपके सामने रखेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो इमरान ख़ान की मुमकिना मिलिट्री हिरासत में रोकने से मुतल्लिक जो दरख्वास्तों पर समाअत कर रहे हैं, उसका तहरीरी ऑर्डर उन्होंने जारी किया है, वो आपके सामने रखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है और वज़ारत दिफ़ा क्या कहती है, और इमरान ख़ान के वकील उज़ैर भंडारी उनका जो है वो ख़दशा क्या है, इस पे जब वो बात करेंगे ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो खिचड़ी पक रही है ये मामला कहाँ पे जाकर रुकेगा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो आज के दिन 22 सितंबर है और 25 अक्टूबर को आखिरी दिन है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बतौर चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के बाद क्या वो जो है वो किसी घर जाएंगे या किसी और जगह पे उनको एडजस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो महाजराई बन रही है, जो खलफशार अंदरूनी इख्तलाफात जो नज़र आ रहे हैं, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कल जो ख़त एक जो है वो जवाब मांगा गया रजिस्ट्रार से, वो 8 जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक कदम लगता है बज़ाहिर। तो इस पे बात करेंगे कि ये अब आइंदा हफ्ते ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं, किस तरफ बढ़ सकते हैं, तफसील के साथ इस पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। इसमें हम आइनी तरमीम का भी जिक्र करेंगे कि क्या आइनी तरमीम का मामला मुमकिन हो सकेगा या नहीं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान की जानिब से उज़ैर भंडारी जो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने इमरान खान की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो पहली समाअत थी उस समाअत पर तो जो रिस्पोंडेंट से मतलब वफाकी हुकूमत थी उनसे बड़ा कैटेगोरिकली वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि आप बताएं कि क्या आप इमरान खान को मिलिट्री हिरासत में ले रहे हैं या नहीं, क्लियर अल्फाज में बताएं, क्योंकि अगर आपका जवाब वाज़े ना हुआ तो फिर जो है वो हम इस पे ऑर्डर जारी करेंगे और इस पिटीशन को डिसाइड करेंगे। तो इसका इनडायरेक्टली जो मतलब लग रहा था कि शायद अदालत आगे चलकर इस केस में कुछ जो है वो स्टे कर दे और उसको पिटीशन जो है वो इमरान खान की डिसाइड कर दें, लेकिन अभी तक वो मरहला नहीं आया। जो अभी चंद रोज पहले जो है वो समाअत हुई, उस समाअत का जो ऑर्डर है, तहरीरी ऑर्डर है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने वो 2 सफ़ात का ये तहरीरी ऑर्डर है वो जारी किया है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसी में वज़ारत दिफ़ा का जवाब भी है कि वज़ारत दिफ़ा क्या कह रही है। उन्होंने सबसे पहले तो उज़ैर भंडारी जो इमरान खान के वकील हैं, उनकी जो मारूज़ात थी, दलाइल थे, वो उसमें रिप्रोड्यूस किए। अदालत इसमें ये लिखती है कि उज़ैर भंडारी ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इससे कबल जो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स हैं उनको कालअदम करार दे चुकी है, उनको गैर आइनी और गैर कानूनी जो है वो करार दे चुकी है। और साथ ही उन्होंने ये बताया अदालत को कि दिसंबर में जो सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी उस फैसले के ख़िलाफ़, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था, लेकिन आज भी जो अपीलें हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता, आज भी अपीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। ये बताया उज़ैर भंडारी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये अप्रीहेंशन है, ये ख़दशा मौजूद है कि इमरान खान की हवालगी जो है वो की जा सकती है। अदालत ने यह लिखा है कि एक प्रोसेस जो उनको दलाइल में बताया उन्होंने कि एक प्रोसेस ये है कि जो मजिस्ट्रेट है वो भी अपना कोई केस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में भेज सकता है। लेकिन उज़ैर भंडारी ये कहते हैं कि जो अदालत ने भी जब समाअत हुई थी तो उस रोज़ भी ये बात हुई थी कि जब इमरान खान की हवालगी अगर आप चाहेंगे कि मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाना है तो फिर मजिस्ट्रेट के पास
جو آپ کی طرف سے کوئی اگر درخواست جاتی ہے کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لینا ہے تو پھر ان کو نوٹس ہونا ضروری ہے۔ تو عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمیں نوٹس بھی نہیں کیا جائے گا اور یہ حوالگی کی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کی جانب سے وزارت دفاع کا جواب یہ لکھا کہ وزارت دفاع یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ہمیں کوئی اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ عمران خان کی حوالگی جو ہے وہ ملٹری کی حراست میں لی جا رہی ہے یا ان کا کوئی ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے۔ لیکن پھر بھی عدالت نے ان کو ایک دفعہ پھر وزارت دفاع کو اور وفاقی حکومت کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ چیک کریں، کلیئر انداز میں عدالت کو بتائیں کہ آپ ان کی ملٹری کسٹڈی لینا چاہتے ہیں، ملٹری ٹرائل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب ناظرین اس میں منگل کا دن، مطلب آج سنڈے ہے تو منگل کے دن کے لیے سماعت رکھی ہے عدالت نے، منگل کو اب اس میں مزید جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اس میں اب ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ منگل کے دن اگر وفاقی حکومت آ کر یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان کی ملٹری حراست یا ملٹری کسٹڈی میں ہم لے رہے ہیں یا لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر عدالت جو ہے وہ ان کو روک بھی سکتی ہے عارضی طور پر، کیونکہ عمران خان نے یہ عارضی طور پر روکنے کی بھی استدعا کر رکھی ہے، اور عدالت عارضی طور پر ان کی حوالگی روک کر اس کے بعد اس پہ نوٹس بھی جاری کر سکتی ہے وزارت دفاع کو اور وفاقی حکومت کو، اور اس کے بعد اس پٹیشن کو اس کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ منگل کے دن اب معاملہ طے ہونا ہے کہ اس حوالے سے وفاقی حکومت یا وزارت دفاع کا موقف دوسری دفعہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن دوسری دفعہ اور کلیئر انداز میں موقف کیا ہے، پھر عدالت کا موڈ پتہ چلے گا کہ عدالت اس حوالے سے کیا کرتی ہے اور عدالت اس معاملے کو کس نہج پہ جو ہے وہ لے کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک تو ملٹری کورٹس میں حوالگی ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ ہے، جس کے حوالے سے عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی حوالگی کا یہ پتہ چلے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد فردر جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوں گی منگل کے دن۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی کے ساتھ ایک جڑا ہوا معاملہ ہے ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ملٹری کورٹس میں جو 9 مئی کے پی ٹی آئی سے متعلقہ لوگ ہیں، 104 پہلے تھے اور اس میں سے 20 عید الفطر سے پہلے جو ہے وہ رہا کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے کسی کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی تو کوئی 9 ماہ کوئی 10 ماہ جو ہے وہ گزار چکا تھا، تو ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ 84 مطلب 84 لوگ اس وقت بھی ملٹری کی حراست میں موجود ہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کا ٹرائل تو کنکلوڈ کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن جو ٹرائلز ہیں ان کا فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہے کہ جب تک کہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ سپریم کورٹ میں بینچ نے اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا تھا کہ سیولینز کو ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے خلاف اپیل آئی تھی دسمبر میں اور اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا فیصلے کو، اور اس کے بعد ٹرائل وہاں سے شروع ہو گئے۔ اب دسمبر سے لے کر ناظرین آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے کہ 84 خاندان ہیں، 84 لوگ ہیں اور 84 خاندان بنتے ہیں، یہ 84 کیس بنتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو 22 سپٹمبر ہے، ابھی تک جو ہے وہ پچھلے 2-3 ماہ سے تو کیس ہی فکس نہیں ہوا، 2 یا 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، تو کیس ہی فکس نہیں ہوا، اس پہ لارجر بینچ بننا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے جو شہری ہیں 84 لوگ آج بھی موجود ہیں، ان کا فیٹ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی، ان کی فیملیز کو کلیئر نہیں ہو رہا، ان لوگوں کو کلیئر نہیں ہو رہا کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا ہے یا سیولینز کورٹس میں ہونا ہے، اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے، دسمبر سے اس فیصلے کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، دسمبر سے لے کر اب سپٹمبر ہو گیا ہے، 9 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرائورٹی پہ وہ اہم نوعیت کا جو ہے وہ کیس بالکل بھی موجود نہیں ہے، جس میں بنیادی حقوق لوگوں کے انوالو ہیں، جس میں 84 لوگوں کا مستقبل انوالو ہے، جس میں 84 خاندان مطلب 84 لوگوں کا مطلب 84 خاندان ہے، لیکن سپریم کورٹ کی پرائورٹی پر وہ کیس نہیں ہے، حیران کن طور پر، حالانکہ سپریم کورٹ کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کیس کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا، اور جو آج تک نہیں ہوا کہ ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سمپل کوسچن ہے، اس کوسچن کا جو ہے وہ کوسچن آف لا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا تھا، ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہوا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے، اسی کے ساتھ کیونکہ ملا ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتا دوں۔ آگے بڑھتے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 सवाल छोड़े, रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब तलब किया और वो इनडायरेक्टली 8 जजेस के कंडक्ट पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट में जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था उसमें 8 जजेस ने पीटीआई को वो मखसूस नशिस्तें दी थी, जिसके बाद अदालती फैसले में लिखा गया था कि इलेक्शन कमीशन को अगर किसी जगह पे वजाहत चाहिए हो तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त दायर की जिस पर वजाहती नोट एक वापस इलेक्शन कमीशन को भेजा गया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की जानिब से। तो उसके बाद जो है वो महाजराई ने जो है वो जन्म लिया है। पहले तो डिप्टी रजिस्ट्रार जो थे उन्होंने रजिस्ट्रार को लिखा कि ये बगैर नोटिस के फ्रीकैन को नोटिस किए बगैर ये कैसे जो है वो अपलोड हो गई वजाहत। और उसके बाद अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मैदान में आए हैं और वो आए हैं मैदान में अपने 8 जजेस के खिलाफ कि उन्होंने जो है वो कैसे हुआ, कैसे नोटिस हुआ और सारी चीजें हुई। तो ये एक महाजराई और जो अंदरूनी खलफशार है वो बढ़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और ये आइंदा जो आने वाले दिनों में मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला भी आना है, उसके बड़े ही असरात है। मैं आपको पहले बता चुका हूं इलेक्शन कमीशन पर 13 जनवरी फैसले के जो तशरीह थी इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर जो है वो बात हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन का ओवरऑल इसमें कंडक्ट क्या रहा, उसकी जो फैसला दिया गया उस फैसले की इंप्लीमेंटेशन आज तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। इलेक्शन कमीशन मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहा है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा। तो इस सारे तनाजुर के हवाले से जो तफसीली फैसला है उसमें चीजें आ सकती हैं, लेकिन उस दौरान एक ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि हुकूमत वक्त ने ऐसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के शायद वहां सुप्रीम कोर्ट में एक जरूरत महसूस की जा रही थी या क्या था, लेकिन ऑर्डिनेंस एक हुकूमत वक्त ने जारी किया जिसकी जो दस्तखत थे सदर के, उसके दस्तखत की स्याही जो है वो अभी खुश्क नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसले पर, उस पर ऑर्डिनेंस पर अमल कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो कमेटी है उससे अलग किया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल कर लिया। अब यह बताया जा रहा है कि कल उसमें इजलास भी हो सकता है। इजलास में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि 63A की नजरसानी और फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोलने का जो है वो इंतजाम किया जाएगा ताकि जो है वो किया जा सकता है कि अगर वो अपीलें मंजूर होती हैं, बेंच बनेगा, बेंच बनता है, अपीलें मंजूर होती हैं तो फिर 63A फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल सकता है। मतलब यह है कि पार्टी हिदायत के खिलाफ भी वोट डाल सकते हैं। तो इस तरह आईनी तरामीम, आईनी पैकेज, आईनी अदालत, इस किस्म के मामला करने की कोशिश जारी है। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑर्डिनेंस के हवाले से जो है वो इसके ऑर्डिनेंस के खिलाफ, ऑर्डिनेंस जारी होने के खिलाफ अपने जो है वो इलामिया जारी किए हैं कि ये दुरुस्त नहीं है। ये जो है वो कहा गया है इन दोनों जो इस किस्म के इलामिया जारी हुए हैं सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल के। दूसरी तरफ वकला एक्टिव हैं, जो आईनी तरामीम जो है वो लाने का मुसवदा सामने आया था उसके खिलाफ, आईनी अदालत के खिलाफ, जो इसके अलावा जो अली अहमद कुर्द है, वकला की क्यादत है, साबका क्यादत है, वो ये कह चुके हैं कि 2 चीफ जस्टिस कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते। हुकूमत पूरा कंट्रोल करना चाह रही है, वो हाई कोर्ट्स के जजेस की तैनाती हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो आईनी अदालत हो, वो जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग हो, वो केसेस के फैसले हो, केसेस के बेंचेस फिक्सेशन हो, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करना हो। जो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो उनके इख्तियारात की कमी जो है बतौर चीफ जस्टिस। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो हुकूमत जो है वो करना चाह रही है। मैं आपको बता चुका हूं कि आज 22 सितंबर है, 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जाना है। आज के बाद जो है वो 33 दिन रह जाएंगे उनके, लेकिन हुकूमत वक्त ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान बड़े वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि तरामीम का हुकूमती मुसवदा हमने रिजेक्ट कर दिया। जो बिलावल भुट्टो जरदारी है उनको कहा गया कि आप मुसवदा बना कर लेके आए, हम उनको देखेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर अगर लेकर चलेंगे। और उन्होंने कहा कि ऐसी मुसवदे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तरामीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जो बुनियादी हुकूक जो है उनकी खिलाफ वर्जी हो या उनके खिलाफ हो। तो ये एक नया एक माहौल बन रहा है, महाज बन रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को, अदलिया को कमजोर करने के लिए अंदर से भी कोशिशें जारी है, अंदर से भी शायद जो है वो कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो ये अब देखना है कि ये चीजें कहां पे जाकर रुकेंगी। तो ये थी आज की वीडियो हमारी नाजरीन, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।